यूट्यूब सा चैनल हेलो स्टडी पॉइंट। देखिए हेलो स्टडी पॉइंट चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए आज अपन बात करने जा रहे हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। इसको आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को अपन कैसे पहचानेंगे, इसमें एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इसको छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया नाम क्यों दिया गया है। अपन ने तो आज तक जो कोटि पढ़ी है वो शून्य पढ़ी है, प्रथम कोटि पढ़ी है और द्वितीय कोटि का अध्ययन किया है। तो मैं आज आपको सिर्फ एक ही नोट पॉइंट में छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दूंगा। तो देखिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का। पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वास्तव में इसका जो रियली बेसिकली मीनिंग क्या है उसको अपन देखते हैं। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कोटि का मान तो एक होता है लेकिन उनकी अनुसंख्यता 2 या 2 से अधिक पाई जाती है। उसको अपन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोटि का मान एक होता है जबकि अणुसंख्यता का मान 2 से अधिक पाया जाता है। छद्म या इसको बोला जाता है कि आभासी भी इसको कहते हैं, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। अब देखिए ये तो अपन ने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखा है और बच्चे भी इसको रट के मस्त हो जाते हैं, लेकिन देखिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मजा आता नहीं है। तो आप देखिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अपन समझते हैं। पहला एग्जांपल अपन लेते हैं कि एस्टर का अम्लीय जल अपघटन एस्टर का अम्लीय जल अपघटन अपन यहां पे कर रहे हैं। तो इसको आप समझिए, देखिए मैंने एस्टर यहां पे लिया है और इसको मैं जल के साथ रिएक्ट करवाता हूं और यहाँ पे जो H+ लिया है ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक मीडियम को, यानी कि अम्लीय माध्यम को शो कर रहा है। तो इसकी एस्टर को जैसे मैं जल के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल और साथ में एल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखिए अपन इसमें कोटि निकालेंगे तो कोटि किससे निकलती है, वेग नियम समीकरण से निकलती है। तो अपन इसके लिए वेग नियम समीकरण लगाते हैं और अपन वेग नियम समीकरण के बारे में पीछे अपन ने डिस्कशन कर लिया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए कि वेग इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे जो सांद्रता आएंगी ये अभिकारकों की आएंगी और यहाँ पे अभिकारक कौन है, एस्टर है और जल है। तो लिख देंगे एस्टर की सांद्रता और यहाँ पे जल की सांद्रता और इनकी जो घातांक है वो कितनी है, 1 है। तो अपन क्या बोलते हैं, कोटि निकालते हैं कि वेग नियम समीकरण में ये हमारा वेग नियम समीकरण है,
वेग नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग ही कोटि कहलाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पे इसकी कोटि 1 नहीं 2 होनी चाहिए, लेकिन देखिए ये जो जल है ये आधिक्य में पाया जाता है, अर्थात जो अभिकारक आधिक्य में होता है वह कोटि को प्रभावित नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। यहाँ पे ये जल आधिक्य में है तो ये कोटि को प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पे केवल केवल जो एस्टर है ये कोटि को प्रभावित करता है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1 हो गई है। लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो हो गई है, तो यहाँ पे छद्म क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी अनुसंज्ञता कितनी है? 1 और 1। क्योंकि जो आधिक्य में होता है ये अनुसंज्ञता में तो भाग लेता है लेकिन कोटि में भाग नहीं लेता है, तो इसकी अनुसंज्ञता 2 है, जबकि कोटि 1 है, तो इसको क्या बोला गया है? छद्म में प्रथम कोटि अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो अपन लिख देंगे यह छद्म में प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आगे आप देखिए एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। अपने सुक्रोज या इक्सु शर्करा का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तो देखिए लिख देंगे यहां पर इक्सु या शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। इक्सु शर्करा हमारी ये होती है C12H22O11। इसका जल अपघटन अपन कराते हैं और मीडियम कैसा? एसिडिक मीडियम है। तो यहां पर क्या बनेगा? C6H12O6, यानी कि एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है और साथ में दूसरा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल यहां पे बनता है। ये हो गया हमारा फ्रक्टोज। अपन इसके लिए वेग नियम व्यंजक लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी कोटि क्या होगी। इसमें भी देखिए जो जल है ये आधिक्य में होता है और जो आधिक्य में होता है वह अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करता है। तो अपन इसके लिए वेग नियम समीकरण लगाते हैं, वेग इक्वल टू के, और यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता देगी। अभिकारक कौन है? एक तो यहां पर शर्करा है C12H22O11 की सांद्रता और साथ ही जल की सांद्रता, और इनकी घातांक कितनी है? 1 आप देख सकते हैं। इसका भी 1 मॉलिक्यूल्स है और इसका भी 1 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पे जल तो आधिक्य में है और जो आधिक्य में होता है वह अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करता है। तो इसकी कोटि केवल और केवल किस पे डिपेंड है? यहाँ पे इक्सु शर्करा पे डिपेंड है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई है? इसकी कोटि 1 है, जबकि यहाँ पे इसकी अनुसंज्ञता कितनी है? 2 है। तो अपन बोल देंगे कि यह छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये तो हमारे कॉमन पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन देखिए इनसे हमें देख के ये भी पता लगा है, आप डेफिनेशन को देखिए कि जिनमें कोटि का मान तो कितना है? 1 है। इसमें भी आप देखिए कोटि 1 है और यहाँ पे भी आप देखिए कोटि कितनी है? 1 है। लेकिन अनुसंज्ञता आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुसंज्ञता इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक अनुसंज्ञता हो सकती है। तो हमारी डेफिनेशन यहां से क्लियर हो चुकी है। अब अपने नोट में एक पॉइंट लिखते हैं, वह पॉइंट क्या होगा? तो अपन यहां पे बात करेंगे कि आधिक्य में प्रयुक्त अभिकारक अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। इससे आप कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से लगा सकते हैं। सभी का सार ये
तो इसमें बेसिक अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे कि निम्न वेग नियम समीकरण में अभिक्रिया की कोटि बताइए। कोटि आपको बतानी है। यदि ए अभिकारक आधिक्य में उपस्थित हो, आधिक्य में उपस्थित हो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको वेग नियम व्यंजक ये दिया गया है, ए की सांद्रता और यहाँ पे बी की सांद्रता। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि निम्न वेग नियम समीकरण, ये देखिए हमारा वेग नियम समीकरण हो गया है। इसमें कोटि आपको बतानी है। यदि यदि और बोला गया यदि ए अभिकारक के आधिक्य में, यानी कि ए अभिकारक क्या है, आधिक्य में है, और जो आधिक्य में होता है उससे कोटि अप्रभावित रहती है। तो कोटि केवल और केवल किस पे डिपेंड है, बी पे डिपेंड है। तो बी की घातांक कितनी है, 2 है। तो अपन यहां पे बोल देंगे कि यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो यहां पे दूसरे क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि निम्न अभिक्रिया में बी अभिकारक आधिक्य में उपस्थित हो तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। ये क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है। और हमें अभिक्रिया कौन सी दे रखी है, यह अभिक्रिया हमें दे रखी है 2A प्लस बी मिलके बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो पहले तो अपन कोटि बताने के लिए इसमें वेग नियम समीकरण लगाएंगे या वेग नियम व्यंजक लगाएंगे। और इस वेग नियम व्यंजक को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए हमारा वेग नियम व्यंजक ये हो जाएगा कि वेग इक्वल टू वेग स्थिरांक और अभिकारकों की सांद्रता आ जाएगी। तो अभिकारक कौन है, एक की सांद्रता, और एक के घातांक कितने लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और यहाँ पे बी की सांद्रता और बी की घातांक कितनी, यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, तो अपन ने 1 यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, वेग नियम समीकरण अपन इसको बोल सकते हैं, या इसको व्यंजक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस में कौन है, एक्सेस में यहाँ पे बी है। तो बी पे तो कोटि डिपेंड ही नहीं है, यहाँ पे नोट में देखिए बी पे तो कोटि डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि बी आधिक्य में है और आधिक्य में डिपेंड होता है उस पे, यहाँ पे कोटि निर्भर नहीं है। तो कोटि केवल और केवल किस पर निर्भर है, ए पर है। तो ए की घातांक कितनी है, 2 है। तो इसको भी अपन बोल देंगे कि यह भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार आप आसानी से सदम प्रथम कोटि अभिक्रिया को पहचान सकते हैं और एग्जाम में आप इसके क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नोट में बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, इससे आप समय का उपयोग नहीं सदुपयोग कर सकते हैं। और अपन आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे और अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। और मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ। ओके।